ओके। अब हमको देखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेरियस फील्ड्स में एप्लीकेशंस हमको मिलते हैं इसके। लेट अस फाइंड आउट, लेट अस रीड आउट समथिंग। उनमें से कुछ ही देखेंगे हम, सम ऑफ देम ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज यूज्ड इन मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। आपने देखा होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एनालिसिस में क्या होता है, किसी मेटल को डिटेक्ट करना होता है। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं हम? फॉर एग्जांपल कार्बन है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट होकर कोई कलरफुल कंपाउंड बनाता है। तो यूजुअली ये जो मेटल होते हैं ना, ये आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं और इनके हमेशा इनके साथ कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं और कलरफुल कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, इनके जो मेटल आयंस है जो कलरफुल बनते हैं, इन्हें हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ही बने हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कलर फॉर्मेशन के लिए कई सारे हम रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे कि ईडीटीए, डीएमजी, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल, क्यूप्रॉन। ये सभी केमिकल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है हार्डनेस ऑफ वाटर, एस्टिमेट किया जा सकता है। एस्टिमेट करना मतलब अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितना है और अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयन कितना है उस वाटर में, उसी को हार्डनेस कहते हैं हम। ये ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विथ ईडीटीए। सो बाय यूजिंग सोडियम ईडीटीए विथ हार्ड वाटर, मैं हार्ड वाटर को, इसको अगर हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये सोडियम को ये मैग्नीशियम और कैल्शियम रिप्लेस कर देते हैं। हार्ड वाटर के अंदर जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो, और हमारे पास क्या बनता है फिर? मैग्नीशियम ईडीटीए या फिर कैल्शियम ईडीटीए। और इसको हम टाइट्रेट करके इसका अमाउंट पहचान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसका अमाउंट जितना है उतना ही इसका होगा और इससे पता चलेगा कि वाटर में मैग्नीशियम कितना है। इवन मैग्नीशियम का कितना है और कैल्शियम का कितना है वो सेपरेट भी हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सेलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस विथ ईडीटीए। अलग अलग मतलब टोटल हार्डनेस तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की वजह से, लेकिन कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, ये भी सेलेक्टिवली हम मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंस। तीसरा है, हमने देखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, गोल्ड, सिल्वर, हम करते थे लीचिंग के द्वारा। आपको अगर याद आ रहा होगा मेटलर्जी चैप्टर, अगर आपको याद आ रहा है तो ऐसा कुछ हम क्या करते थे, AuCN ये माइनस, ऐसा फॉर्म होता था और फिर इसको हम जिंक से रिएक्ट करते थे। ये जिंक इसकी जगह पर जाता था और बाहर आपका गोल्ड निकल के आता था। ये गोल्ड और सिल्वर के लिए लीचिंग की प्रोसेस हमने देखी है। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही तो इस्तेमाल है। हमको बस बताना है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहां कहां इस्तेमाल होती है, राइट। उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स यूजिंग वैन हरकेल मेथड, राइट। आपको पता है वोलाटाइल कंपाउंड फॉर्म होता था, ये इस तरीके का वोलाटाइल कंपाउंड हम फॉर्म करते थे और फिर इसको डिकम्पोज करते थे। इसको डिकम्पोज करके निकेल बनता था। ये भी मेटलर्जी के अंदर ही हुआ है, वैन हरकेल मेथड, और एक उसके साथ मेथड थी मेटलर्जी में। तो ये भी कोऑर्डिनेशन, ये भी तो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब निकेल को हमने इस गैंग से बाहर कैसे निकाला? बाय रिएक्टिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस ओर के बाहर निकल कैसे आया? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ। कैसे रिएक्ट हुआ? उसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये हो गया मतलब सब्लिमेबल बन गया ये।
तो इसके वेपर्स यहां से इधर लाते हैं हम, इधर हमारे पास निकेल कार्बोनिल रहेगा। अब इसको हम डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद निकल बाजू में आता है, हमको प्योर मिलता है। तो ये भी प्रोसेस हमने ऑलरेडी मेटलर्जी में देखी हुई है। मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि वहां पे डिटेल में बताया गया है सबके बारे में, इन सबके बारे में, राइट। चलो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। अगर आप देखोगे क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्लड, या फिर किसी का भी ब्लड हो। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से, और ये हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन है। विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, द एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर, ये सभी के सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है किसके? कोबाल्ट के। याद करना है आपको ये सब कुछ। अमॉन्ग अदर कंपाउंड्स द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विथ कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस, मतलब कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस से जो मॉलिक्यूल बनते हैं या फिर जो आयंस बनते हैं, वो आयंस कहां कहां पे प्रेजेंट है? और एंजाइम्स में है। कौन से एंजाइम्स? कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये सभी कैटलिस्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और ये सभी कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल्स आयंस से बने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन कैटालिसिस आल्सो इन इंडस्ट्री। ये तो कैटालिसिस बायोलॉजिकल हो गया, एंजाइम। इंडस्ट्री में भी कैटलिस्ट बोल के यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है ये, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, एंड इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, यहां पे हमारा जो भी एक पॉट है, बर्तन है, जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है नोबल मेटल से, गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम से, तो इसको हम क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं, जिसकी तरफ कैटायन खींचे आएंगे, राइट। कैटायन आएंगे यानी निगेटिव चार्ज। ये इस तरीके से हम बैटरी लगाते हैं, और इधर हम गोल्ड का रॉड लगाते हैं, और ये जो सॉल्यूशन होता है वो गोल्ड का सॉल्यूशन होता है, जैसे कि या फिर सिल्वर का है, मान लो AgCl। लेकिन ये AgCl इस्तेमाल करने पर इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो उतनी यूनिफॉर्म नहीं होती, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये उतनी यूनिफॉर्म नहीं होगी। लेकिन AgCl की जगह पर आप इसका अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस्तेमाल करते हो, जैसे कि AgCN, तो ये बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराता है, एकदम यूनिफॉर्म। देखो ये ऐसा क्यों कराता है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से ये सिल्वर बहुत ही धीरे धीरे बाहर निकलता है, और ये बहुत ही धीरे धीरे लेयर उसके ऊपर यूनिफॉर्म लेयर चढ़ती है। उसके बाद है द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का जब जमाना था, उस समय क्या किया जाता था? सबसे पहले देखो, कैमरे के अंदर ऐसी एक फोटोग्राफिक फिल्म रहती थी, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक कंपाउंड रहता था लगा हुआ, इसको कहते हैं AgBr। ये सिल्वर ब्रोमाइड होता था। ठीक से दिखाता हूं मैं जरा इसको। देखो, फिर क्या करते थे इसको, एक ये आपकी ओरिजिनल ये रहती थी, तो इसके ऊपर क्या करते थे, मतलब AgBr की ऐसी ये पूरी की पूरी फिल्म रहती थी। अब जब हम किसी का फोटो खींचते हैं तो इस फिल्म का बस उतना ही पार्ट एक्सपोज होता था सनलाइट को जहां पे पिक्चर्स है, और जहां पे अंधेरा है वो ब्लैक रहता था। यानी ये होता था, मान लो कोई आदमी खड़ा और उसका आपने फोटो ले लिया, तो होता क्या था कि ये AgBr डिकम्पोज होता था,
तो कहां से डिकम्पोज होगा ये? अब उतना तो मैं डिटेल नहीं जानता, मतलब एक आइडिया दे रहा हूं मैं। जहां पे आदमी है, मान लो ऐसा आदमी है, ये इस तरीके से आदमी है, तो बाकी सब तरफ से एजीबीआर डिकम्पोज हो जाएगा। सॉरी, यहां पे एजीबीआर डिकम्पोज हो जाएगा जहां पे आदमी खड़ा है, यानी इस ओ, अरे तो बहुत गंदा हो गया बेटे, यहां पे बच गए हो तुम, यहां पे बच गए हो रे। चलो अब देखो, और ये इस तरीके से एजीबीआर की फिल्म। अब जहां पे आदमी खड़ा है वहां पे एजीबीआर डिकम्पोज हो गया। अब हम क्या कर देते, जो बाजू में एजीबीआर है, अब इसको डिसॉल्व करना है। ये नीला नीला जो एजीबीआर है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको डिकम्पोज करना है। तो अब इसको डिकम्पोज करने के लिए, ये तो देखो फोटो लेने के बाद इस तरीके से हो जाता फोटो, मतलब जहां जहां पे सनलाइट गिरेगी वहां पे एजीबीआर डिकम्पोज हो गया। अब जहां पे सनलाइट नहीं गिरी है उसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम एक हाइपो सोल्यूशन में डालते हैं, हाइपो सोल्यूशन। तो हाइपो सोल्यूशन में डालने के बाद ये बाजू का एजीबीआर हट जाता था, मतलब आपको एक अच्छे से ऐसी फोटो मिल जाएगी। मैं आगे निकालता हूं, ये हाइपो सोल्यूशन में डालने के बाद ये जो भी है तस्वीर, और यहां पे ये आदमी जो भी है, चलो इस तरीके से फोटो आपको मिल जाती थी। तो दो सिचुएशन है, एक है फोटो से एजीबीआर को डिकम्पोज करना, और दूसरा हाइपो सोल्यूशन से एजीबीआर को, बचे हुए एजीबीआर को निकालना। तो ये हाइपो सोल्यूशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है, यही तो हमको देखना है, हमको थोड़ी फोटोग्राफी सीखनी है बेटे। तो ये जो हाइपो सोल्यूशन है, इसको सबसे पहले डेवलप्ड फिल्म बोलते हैं। ये जो है ना, ये जो है ना, इसको डेवलप्ड फिल्म बोलते हैं, डेवलप्ड फिल्म, जिसको हम निगेटिव बोलते थे पुराने जमाने में। अब ये डेवलप फिल्म को हाइपो सोल्यूशन से फिक्स किया जाता है, मतलब फाइनल फिल्म। सो दिस इज योर फिक्स्ड फोटो। तो ये जो हाइपो सोल्यूशन है, ये हाइपो सोल्यूशन, ये देखो इस हाइपो कंपाउंड से बनता है, और ये सिल्वर के साथ जब रिएक्ट होता था, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, तो ये इसका सिल्वर इसके साथ चला जाता था, और इस तरीके से अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड हटा देते थे हम। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है। और फाइनली देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ चिलेट थेरेपी इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री। चिलेटेड लिगैंड्स कंटेन करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में होने लगा है। इसका एक एग्जांपल है ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शन इन द प्लांट। अगर किसी प्लांट और एनिमल में कोई मेटल ज्यादा, उसके नेचुरल प्रोपोर्शन से ज्यादा पाया जाता है, तो उसको, मतलब उस मेटल को निकालना है, क्योंकि मेटल ज्यादा है ना, जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो गया उस प्लांट के अंदर, तो ये टॉक्सिक बन जाता है अभी। तो उसको निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के उसको निकाला जाता है। मान लो किसी मेटल में कॉपर ज्यादा होता है या फिर आयरन ज्यादा होता है, तो इस कॉपर और आयरन को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग चिलेटिंग लिगैंड्स। ये चिलेटिंग लिगैंड उसको खींच के बाहर लाते हैं। कौन सा है चिलेटिंग लिगैंड? डी पेनिसिलामाइन एंड डेस्फेरोक्सिम बी। और ये चिलेटिंग लिगैंड कैसे निकालते हैं? बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा एक एग्जांपल है केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ईडीटीए का इस्तेमाल किया जा रहा है in the treatment of lead poisoning. Also, some coordination compounds of platinum are effectively used in inhibiting the growth of tumors. For example, cisplatin, मतलब ये एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके ट्रांस और सिस दो फॉर्म होते हैं, तो उसमें से ये सिस फॉर्म कैंसर को, मतलब कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने नहीं देता। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हो गए। बाय बाय।